रोज रोज एक ही नाश्ता बनाकर क्या आप बोर हो गए हैं? या फिर सुबह सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आज नाश्ते में क्या बनाऊं? तो आज की वीडियो आपकी ये टेंशन खत्म कर देगी। अगर आप भी सुबह की बिजी रूटीन में जल्दी से कुछ टेस्टी और फिलिंग बनाना चाहते हैं, बाजार का ऑयली नाश्ता अवॉइड करना चाहते हैं या फिर अपनी फैमिली को रोज कुछ न्यू और मजेदार ब्रेकफास्ट सर्व करना चाहते हैं, तो वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ अल्टीमेट ब्रेकफास्ट कॉम्बो रेसिपीज। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर रेसिपी के साथ मैं आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी कि किस तरह से आपका नाश्ता हर दफ़ा परफेक्ट, टेस्टी और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनेगा। चाहे आप एक बिजी मॉम हो, ऑफिस या स्कूल की तैयारी में सुबह हमेशा रश में रहते हो, या वीकेंड पर फैमिली को एक मज़ेदार देसी नाश्ता सर्व करना चाहते हो, इस वीडियो में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो चलें फिर जल्दी से ब्रेकफास्ट कॉम्बो रेसिपीज़ बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो हलवाई स्टाइल ये पूरी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो सफ़ेद आटा, जो आपको किसी भी अच्छे सुपर स्टोर या जनरल स्टोर से मिल जाएगा। अगर ये आटा आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं है तो आप आधा किलो मैदा और आधा किलो जो चक्की वाला आटा होता है उसको मिक्स करके भी इसे तैयार कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। 1 किलो आटा है तो इसमें 1 टेबल स्पून इसमें नमक का डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस आटे को आपने थोड़ा सख्त गूंदना है, जैसे हम रेगुलर घर में आटा गूंदते हैं उसके कंपैरेटिवली थोड़ा सख्त गूंदा जाता है। अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। तो 1 किलो मैदे में तकरीबन 400 या 450 ml पानी जाएगा। ये कप 200 ml का है। आप जो घर में चाय पीने वाला कप होता है उससे इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। सफ़ेद आटे से जब आप ये पूरी बनाएंगे तो पूरी का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और लाइट आएगा। अब इसे गूंद लेंगे। डो को अच्छी तरह से गूंदना बहुत ज़रूरी है ताकि पूरी फ्राई करते वक्त अच्छी तरह फूल जाए और अंदर से सॉफ्ट भी रहे। तो यहाँ पर थोड़ा पेशेंस रखना होगा आपने। 8 से 10 मिनट इसको लगातार गूंदेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है ऑयल का। ऑयल डालने से आटे का टेक्सचर और भी ज़्यादा स्मूथ और परफेक्ट हो जाएगा और हाथों पे ये चिपकेगा नहीं। तेल का एडिशन इस पूरी को क्रिस्पी बनाता है, इस डो में शाइन भी आ जाती है और इलास्टिसिटी भी बढ़ जाती है। यहाँ मैंने इसे गूंद लिया है और इसके ऊपर 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल का और लगाया है। अब इसे रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए आपने इसको कवर करके रखना है। इसमें बिल्कुल भी हवा नहीं लगनी चाहिए वरना आटा सख्त हो जाएगा। तो इसको एक शॉपिंग बैग लगाकर मैंने कवर कर दिया है। 10 मिनट का इसको किचन काउंटर टॉप पर ही रेस्ट देंगे। यहाँ पर 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। डो को रेस्ट देने के बाद हल्का सा दोबारा से गूंद लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि ये और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाए और इसका टेक्सचर बिल्कुल सेट हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद गूंद लेंगे ताकि पूरी बनाते वक्त इसमें क्रैक ना आए। तो यहाँ पर देखिए आटे का टेक्सचर और भी ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो चुका है। तो चलिए अब इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके छोटे साइज़ के पेड़े बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का पोर्शन लिया है और इस पोर्शन का वेट 60 ग्राम्स का है, ताकि सारी पूरियाँ एक जैसे साइज़ और वेट की बने, जो ना ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली। वेइंग स्केल पे मैंने इसको ग्राम्स में मेजर कर लिया है। तो 1 किलो मैदे में आप आराम से 27 से 28 पूरियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। हर पेड़े को हाथों से हल्का सा राउंड शेप दे रही हूँ ताकि बेलने में आसानी हो और पूरियाँ एक जैसी बनकर तैयार हों। अब इन पेड़ों को बना के आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक का आपने रेस्ट देना है और इसके ऊपर मैंने ऑयल का ब्रश कर दिया है ताकि ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। अब इसको कवर कर रख देंगे किसी शॉपिंग बैग से ताकि इसको हवा ना लगे, और इसको रेस्ट देना है आपने आधे घंटे का। तो चलें जब तक इसकी तरकारियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। जिसके लिए लिए थे मैंने 250 ग्राम चने, जिसको 5 घंटे पहले अच्छी तरह वॉश करने के बाद मैंने पानी में डिप किया था। इसमें मैंने कोई मीठा सोडा ऐड नहीं किया था, ऐसे ही सादे पानी में डिप किया था। अब चनों का पानी फेंक देना है और एक पैन में मैं डाल रही हूँ 1.5 लीटर पानी। खुले पानी का इस्तेमाल करना है। चनों को एक दफ़ा वॉश करने के बाद मैंने इसी पानी में डाला है और अब यहाँ पर मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक मैं फ़िलहाल 1.25 टीस्पून यानी 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। इनको गलाने के लिए अब इसमें मीठा सोडा ऐड कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। ये वही मीठा सोडा है जो हम पकौड़ों में ऐड करते हैं। बेकिंग पाउडर आपने यूज़ नहीं करना। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें एक बॉईल लेकर आएंगे। तो जैसे ही बॉईल आ जाएगा इसके ऊपर देखें झाग आपको नज़र आ रहे हैं। झागों को आपने मैक्सिमम क्वांटिटी में रिमूव कर देना है। अब इसे कवर करेंगे और चनों को पकाएंगे। तो जब तक चने पक रहे हैं इसका एक मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैं डाल रही हूँ आधा कप ऑयल। अच्छा, ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे और इस तरह 2 टेबल स्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट को ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब ये फ्राई हो जाएगा इसमें से प्यारी सी खुशबू आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट। तो ये तकरीबन 6 से 7 हरी मिर्चें थी तीखी वाली, जिसका मैंने पेस्ट बनाया है।
हरी मिर्चों को भी अदरक लहसुन के साथ कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि इनका भी कच्चापन खत्म हो। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो 1 टीस्पून है यहाँ पर पिसी लाल मिर्चें, इसके अलावा 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ जो कि तीखी नहीं होती। मसाले ना जलें तो यहाँ पर मैं इसमें आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। ये कच्चे मसाले हैं, उनका कच्चापन ख़त्म करना ज़रूरी है, तो तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए आपने इसको पका लेना है और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। तो मीडियम फ्लेम पे जब आप इसे पकाएंगे तो इसमें से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। बस ये निशानी है कि मसाला भुन चुका है। 1 टीस्पून इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा डाला है मैंने। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ मसाले के हिसाब का। ध्यान रखिएगा, नमक हमने चनों में बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था। इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें मैं दही शामिल कर रही हूँ जो कि 3/4 कप है। दही को मैंने अच्छी तरह फेंट लिया था। प्रॉपर इसे मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम लो कर देंगे ताकि दही में लम्स ना बने। तो यहाँ पर देखें क्रीमी रिच मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। दही जो मैंने डाला था इसको भून लेना है अंटिल कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। चनों को पकते हुए यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। अब जो मसाला बनाकर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। मसाले के साथ जब ये चने पकेंगे तो हर दाना मसाले का टेस्ट एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे चनों का फ्लेवर सुपर से भी ऊपर आएगा। सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। अब चनों को मसाले के साथ अच्छी तरह से पकाना है कि अंटिल ये बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए और प्रॉपर गल ना जाए। इस चने की तरकारी को बिल्कुल बाजार जैसे लुक देने के लिए 1/4 टीस्पून मैं ऑरेंज फूड कलर का ऐड कर रही हूँ। ऐड करेंगे तो कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। मसाले और चने मिलकर एक लाजवाब खुशबू दे रहे हैं और ये तरकारी हलवाई नाश्ते की जान बन जाती है। 20 मिनट हो गए हैं इसको लो फ्लेम पे पकते हुए। अब चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो चने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 100% टेंडर हो चुके हैं। इसका हर दाना प्रॉपर गल चुका है। अब इस पॉइंट पर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून आटा, जिसको मैंने थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करने के बाद इसमें ऐड किया है। इससे ये होगा कि ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। अब आटा कच्चा है, इसको पकाना है तो मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। साथ ही इसमें कुछ मज़ीद स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो 1/2 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ मैं जायफल जावित्री का, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही लाजवाब हो जाएगी। आटे के एडिशन से इस तरकारी में एक लेस आ जाता है जो मसालों के टेस्ट को बरकरार रखता है। अब इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर देखें ग्रेवी का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। 3 से 4 हरी मिर्ची मैंने इसमें शामिल की हैं खुशबू के लिए और आखिर में इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इस पॉइंट पर आपने नमक चेक कर लेना है। नमक मुझे कम लग रहा था तो नमक यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून मज़ीद ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। यहाँ चना तरकारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मसाले प्रॉपर भुन चुके हैं और ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ चुकी है। तो चलिए अब आलू की तरकारी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैं डाल रही हूँ आधा कप कुकिंग ऑयल। 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा डाला है और 1/2 टीस्पून मैं इसमें कलौंजी ऐड कर रही हूँ। दोनों चीज़ों को कुछ सेकंड्स के लिए ऑयल में फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी एक प्यारी सी खुशबू आ जाए। साथ ही कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 टेबल स्पून है कुटी लाल मिर्चें। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 1/2 टीस्पून मैंने पिसी लाल मिर्चें भी ऐड की हैं। इसके अलावा अच्छे कलर के लिए 1/2 टीस्पून इसमें हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। अच्छा, पानी आपने तकरीबन 3 ग्लास यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ मैंने आधा किलो आलू लिए थे, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इनको मैंने बॉईल नहीं किया, ये कच्चे आलू हैं। मसाले के हिसाब से नमक इसमें ऐड करेंगे। मैंने 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब कवर कर इसको पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि आलू 100% टेंडर हो जाएं और इसको हम प्रॉपर मैश कर सकें। यहाँ 20 मिनट हो गए हैं आलूओं को पकते हुए। गैस का फ्लेम लो था। आलू यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 100% गल कर तैयार हो चुके हैं। अब इन बॉयल हुए हुए आलूओं को एक मैशर की हेल्प से मैं मैश कर रही हूँ। आलूओं को हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि वो ग्रेवी में प्रॉपर घुल मिल जाए। इससे तरकारी का टेक्सचर क्रीमी और थिक बनेगा। आलू मैश हो चुके हैं और तरकारी की आप कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, क्योंकि ठंडी होने के बाद मज़ीद थिक होगी। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून गाजर का अचार डाला है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। अचार के एडिशन से तरकारी में एक टैंगी और चटपटा टेस्ट आता है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल जैसा फ्लेवर। 2 से 3 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और अब ये मज़ेदार आलू की तरकारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मसाले प्रॉपर भुन चुके हैं और ग्रेवी का टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट आया है। तो चलिए हम मज़ेदार सा हलवा तैयार कर लेते हैं, वो भी हलवाई स्टाइल में। जिसके लिए लिया है मैंने 1 कप घी। मैं मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। आप घर में जो चाय पीने वाला कप होता है उससे मेजरमेंट कर सकते हैं।
उसी कप को मेजर करते हुए मैंने इसमें 1 कप सूजी भी ऐड की है। अब घी के साथ सूजी को फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसमें एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। अच्छी खुशबू के लिए यहाँ पर मैंने 2 से 3 सब्ज इलायचियाँ ऐड की हैं, जिससे इस हलवे में ज़बरदस्त खुशबू आएगी। घी में भुनी हुई सूजी का हलवा असली मज़ेदार होता है। इस स्टेप को स्लो फ्लेम पर पेशेंसली करना बहुत ज़रूरी है। सूजी को घी में जब तक भूनना है जब तक इसका टेक्सचर हल्का सा क्रिस्प और कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, बिल्कुल हलवाई स्टाइल टच के लिए। यहाँ 4 मिनट मैंने इसे भूना है। अब जिस कप से मैंने सूजी डाली थी उसी कप को मेजर करते हुए मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो 3 कप पानी ऐड करना है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है 1 कप सूजी के हलवे के लिए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। तो चीनी मेरे घर में थोड़ी कम खाई जाती है, इसलिए मैंने 1 कप डाली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1.5 कप इसमें ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर डाला है। वैसे तो देखें ये ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इसको हलवाई स्टाइल लुक देने के लिए मैंने ऑरेंज फूड कलर का यूज़ किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अब लो फ्लेम पे इस हलवे को आपने दम पे रखना है तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए। 12 से 15 मिनट में ये हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। और ये सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। सूजी ने घी छोड़ दिया है, टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट है और खुशबू है लाजवाब। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं बारीक कटे हुए पिस्ते बादाम या वो ड्राई फ्रूट्स जिसे आप खाना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर पूरी की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैंने डाला है ऑयल और ऑयल को आपने तेज़ गर्म करना है। हल्के गर्म ऑयल में हरगिज़ पूरी को आपने फ्राई नहीं करना। यहाँ किचन काउंटर टॉप को मैंने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लिया है और अब पूरी को हाथों से ही बड़ा करेंगे। तो हल्के हल्के से प्रेस करते हुए फिंगर की हेल्प से इसको मैं बड़ा कर रही हूँ, ताकि बेलने से पहले शेप थोड़ा सा सेट हो जाए। अच्छा, मुझे प्रैक्टिस है, मैं इसको फिंगर से ही बड़ा कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो बेलन की हेल्प से इसको बेल सकते हैं। पूरी को बिल्कुल बारीक बेलना है ताकि फ्राई होने के बाद इसका टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आए। अब पूरी को गरम ऑयल में केयरफुली डाल देंगे और यहाँ पर इसको स्लोली फूलने देंगे। तो स्पून की हेल्प से इसको प्रेस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता और देखें ये पूरी फूलेगी जैसे कि हलवाई की दुकान पर होती है। एक साइड को आपने 10 से 12 सेकंड के लिए पकाना है, दूसरी साइड को भी 10 से 12 सेकंड के लिए फ्राई करना है, ताकि दोनों साइड प्रॉपर गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएं। तो इसी तरह से मैंने बाकी की भी पूरियां बनाकर तैयार कर ली थी। फ्राई करते वक्त ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम जो है वो हाई होना चाहिए, ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल सेट होना चाहिए। हल्के गर्म ऑयल में अगर आपने इसे डाला तो ये कच्ची रह जाएगी और फ्राई करते वक्त हो सकता है कि ये ऑयल भी एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पर एक पूरी मैं आपको तोड़ के चेक करा देती हूँ। पूरी की हर लेयर खूबसूरती से फूली हुई है, अंदर से नरम है, बाहर से हल्की क्रिस्प है, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ। और ये देखिए पूरी का टेक्सचर कितना लाजवाब है, गोल्डन कलर, सॉफ्ट इनसाइड और हर बाइट में क्रिस्पनेस का मज़ा। तो चलें अब इसका मज़ेदार सा प्लेटर बनाकर तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाजार में मिलता है। तो सबसे पहले मैंने डाली है इसमें गरम गरम आलू की तरकारी, जो मसालों से भरपूर है और हर बाइट में चटपटा टेस्ट देगी। अब डालेंगे इसमें चने की तरकारी, जो इस हलवा पूरी के नाश्ते का सबसे एसेंशियल हिस्सा है। इसको सर्व करें आप गाजर के अचार के साथ, जिसमें मैंने कुछ प्याज के स्लाइसेस भी ऐड किए हैं। मीठा हलवा भी इसके साथ सर्व करेंगे और हलवे के ऊपर आपने गार्निश करने हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। और अब इस खूबसूरत से प्लेटर में हम रखेंगे गरम गरम फूली हुई पूरियाँ। देखिए ये कितनी सॉफ्ट और क्रिस्पी बनी है। जब प्लेटर में सजती हैं तो पूरा नाश्ता और भी ज़्यादा इनवाइटिंग लगता है। और अब इस प्लेटर में मैंने डाला है ठंडा ठंडा दही, जो तरकारियों और पूरी के साथ परफेक्ट कंट्रास्ट बनाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्चें डाली हैं। ये पूरी रेसिपी या वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत दिल से काम किया है और बहुत मेहनत की है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो बहुत ही मज़ेदार होममेड चिकन सलामी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब यहाँ पर इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें नमक शामिल कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर यूज़ करूँगी। अगर कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप वो भी इसमें 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। इसके फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए इसमें हाफ टी स्पून चीनी ऐड कर रही हूँ। बस हाफ टी स्पून ही ऐड करनी है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा और ये टेस्ट को बैलेंस करेगी। साथ ही इसमें हाफ टी स्पून पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी शामिल कर देंगे। इसके अलावा इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा अदरक लहसुन नहीं है, ये सिर्फ लहसुन का पेस्ट है, जो कि 1 टीस्पून है। इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 टीस्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर भी ऐड किया है।
चिकन पाउडर में नमक होता है, तो नमक आपने ध्यान से ऐड करना है। इसको क्रीमी रिच बनाने के लिए इसमें 2 टेबल स्पून मैं फ्रेश क्रीम यूज़ कर रही हूँ। फ्रेश क्रीम नहीं है तो दूध की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून ही मैं इसमें फ्रेश धनिया के पत्ते भी ऐड कर दूंगी। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि सब स्पाइसेस आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। इसको मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट आपने इसको मिक्स करना है और फिर चॉपर में इसको पीस लेना है। अब चिकन के पीसेस को मैं चॉपर में डाल रही हूँ और इसके साथ जो मसाले मैंने ऐड किए हैं वो इस सलामी का असली टेस्ट बनाएंगे। अब इस चिकन में बर्फ़ का ठंडा पानी डालना है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे चिकन का टेक्सचर और भी ज़्यादा स्मूथ और सॉफ्ट हो जाएगा। ठंडा पानी डालने से मिक्सर टाइट नहीं होता, बल्कि एकदम क्रीमी और स्प्रेडेबल बन जाता है, बिल्कुल मार्केट वाली प्रोफेशनल सलामी जैसा। तो आधा कप मैंने इसमें बर्फ़ वाला पानी डाला है। इसे कवर करेंगे और कवर करके अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका बिल्कुल बारीक सा कीमा बना के तैयार करना है। देखिए पानी ऐड करते ही चिकन और मसाले अच्छी तरह से ब्लेंड हो गए हैं। मिक्सर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट लग रही है। इसी तरह का सिल्की स्मूथ टेक्सचर चाहिए। अब इस चिकन सलामी को बनाने के लिए मैंने एक सेरेमिक का मग लिया है और इसे थोड़ा सा ऑयल डालकर ग्रीस कर रही हूँ। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम लोग मग को ग्रीस नहीं करेंगे तो चिकन का मिक्सर हमने जो बनाया है वो स्टीम होने के बाद मग के अंदर ही चिपक जाएगा। अब इसमें मैंने डाला है चिकन का मिक्सर और चिकन का मिक्सर डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस ज़रूर करना है ताकि इसमें एयर बबल्स ना रहें। इसको प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अगर मिक्सर अंदर से प्रॉपरली सेटल नहीं होगा तो सलामी के अंदर खाली जगह रह जाएगी और एयर बबल्स रह जाएंगे और स्लाइसेस कट करते वक्त टूट भी सकते हैं। तो जितनी अच्छी तरह से आप मिक्सर को प्रेस करेंगे, सेट करेंगे, उतनी ही टाइट, स्मूथ और प्रोफेशनल लुकिंग सलामी की रेडी होगी। अब इसके एजेस को मैंने टिश्यू पेपर से नीच कर लिया है। यहाँ मैंने एक बटर पेपर लिया है। बटर पेपर से इसको कवर कर देंगे। आप लोग चाहें तो यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल का भी यूज़ कर सकते हैं। एक रबर बैंड लगाकर इसको सिक्योर कर देंगे। एक मग रेडी हो चुका है, तो चलें अब दूसरे मग को भी तैयार कर लेते हैं। तो सलामी का दूसरा फ्लेवर भी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक और मैंने ग्लास का मग लिया है। अच्छा, आपने बर्तन वही यूज़ करना है जो हीट प्रूफ हो। अब यहाँ पर चिकन के मिक्सर में मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ ब्लैक ऑलिव, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च मैंने शामिल की है। इसके अलावा बॉयल हुए हुए कॉर्न्स थे, ये भी 1 टेबल स्पून है। इसको मैंने बॉईल करने के बाद थोड़ा सा कूट लिया है, फिर इसमें ऐड किया है। 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर रही हूँ। आप अपने पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हैं और जो पसंद नहीं है उसे स्किप कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और ये दूसरा चिकन का मिक्सर रेडी हो चुका है सलामी बनाने के लिए। जो मग को ग्रीस करा था, अब ये चिकन मिक्सर इसमें डाल देंगे और इसको प्रेस करते रहेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी गैप ना रहे और एयर बबल्स ना बने। अच्छी तरह से मैंने भी इसको फिल कर लिया है। तो 500 ग्राम में 2 बड़े साइज के मग मैंने बनाकर तैयार कर लिए थे। मग के एजेस को नीट कर लेंगे और अब इस पे भी मैंने बटर पेपर लगाया है और एक रबर बैंड लगाकर इस बटर पेपर को सिक्योर कर देंगे। अब इस चिकन सलामी को पकाने के लिए मैंने एक पैन लिया है और इसके बेस में एक कपड़ा बिछा दिया है। आप रोटी का रुमाल या कोई छोटा साफ सुथरा कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 4 गिलास पानी। पानी आपने इतना ऐड करना है कि मग के सेंटर तक पानी आए, बहुत ऊपर तक आपने पानी नहीं भरना। अब इस पैन में केयरफुली मग्स को रख देंगे। बिल्कुल ध्यान से रखना है ताकि स्टेबल रहें और हिले नहीं। अब हर मग के ऊपर मैंने एक साफ कपड़ा बिछाया है, इसको मैंने कवर किया है। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टीमिंग के दौरान जब पानी भाप उड़ेगी वो डायरेक्टली सलामी पर गिरकर उसका टेक्सचर खराब कर सकती है। तो क्लोथ से जब आप इसे कवर कर देंगे तो सारी स्टीम इवनली सर्कुलेट होगी और सलामी बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और एकदम परफेक्ट रेडी होती है, बिल्कुल मार्केट वाली क्वालिटी के साथ। इसको कवर करेंगे और कवर करके आपने इसमें बॉईल लेकर आना है। फिर गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए आपने पकाना है। तो तकरीबन 35 मिनट मैंने इसे पकाया है। देखें कवर के ऊपर जो ये लिड होल होता है, इसको भी मैंने एक टिश्यू पेपर लगाकर क्लोज कर दिया था ताकि स्टीम कहीं से भी इसकी लीक ना हो। अब यहाँ पर इसका कवर हटाया है। इसके ऊपर जो कपड़े लगाए थे वो केयरफुली हटा देंगे। इस पॉइंट पर ये काफ़ी गर्म है, तो आपने इसको बहुत एहतियात से इसमें से निकालना है और निकाल कर इसे किचन काउंटर टॉप पर छोड़ दें। किचन काउंटर टॉप पर छोड़ने के बाद आपने इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है और इसको कवर ही रहने देंगे ताकि ये बिल्कुल मॉइस्ट और जूसी रहे। अच्छा, चिकन सलामी जब रूम टेम्परेचर पर आ गई थी तो मैंने इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा था, जिससे इसका टेक्सचर मज़ीद अच्छा हो जाएगा। जितनी ये ठंडी होगी उतनी ही इसकी कटिंग करना आसान होगा। तो चलें इसको देखें, मैंने मग से निकाल लिया है। देखें कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई है।
बिल्कुल मार्केट वाली रेडीमेड सलामी जैसी लग रही है। इसका टेक्सचर टाइट है लेकिन अंदर से सॉफ्ट जूसी फील हो रही है। यही वो चीज़ है जो होममेड सलामी को स्पेशल बनाती है। और अब हम इसे स्लाइस में कट करेंगे और देखते हैं कि अंदर से इसका टेक्सचर कैसा है। इसको कट करने के लिए नाइफ शार्प होनी चाहिए। नाइफ कितनी ईजिली अंदर जा रही है इसका मतलब है कि सलामी परफेक्टली स्टीम हुई है और बिल्कुल टाइट सेट हो गई है। हर स्लाइस एकदम नीट और राउंड आ रहा है, बिल्कुल मार्केट वाली प्रोफेशनल सलामी की तरह। आप लोग देख सकते हैं कि स्लाइसेस का टेक्सचर कितना स्मूथ और यूनिफॉर्म है और अंदर से जूसी और सॉफ्ट भी लग रही है। ये वो रिजल्ट है जो हम चाहते थे, घर पे बनी हुई प्रिजर्वेटिव फ्री और बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बनाई गई सलामी। अब इसे आप सैंडविचेस, बर्गर, पिज़्ज़ा टॉपिंग या फिर सिंपल फ्राई करके स्नैक के तौर पर एंजॉय कर सकते हैं। चिकन सलामी के जो अनइवन स्लाइसेस थे उसके मैंने छोटे छोटे से चंक्स काट लिए हैं, जिसको आप पिज़्ज़ा टॉपिंग या स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको जिपलॉक बैग में स्टोर कर लिया है। 1 हफ्ते के लिए आप इसे नीचे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए इसको स्टोर करना है तब आप इसको किसी जिपलॉक बैग या एयरटाइट कंटेनर में करके 2 महीने के लिए अपने फ्रीज़र में फ्रीज कर सकते हैं। और इस चिकन सलामी को एंजॉय कर सकते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविचेस, रोल, पराठे या फिर मज़ेदार स्नैक्स के साथ। तो चलें इसका मज़ेदार सा सैंडविच तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। एक स्लाइस में मैंने मायोनीज डाला है, एक पे डाला है केचप। आप अपनी पसंद का कोई भी डिप सॉस इस पे लगा सकते हैं। अच्छी तरह से इसको स्प्रेड कर लेंगे। इसको यहाँ पर क्रंची फ्लेवर देने के लिए एक सैलेड लीफ मैंने लगाया है। इसके अलावा इसमें सलामी के पीस इसमें रख देंगे। तो मैंने दोनों फ्लेवर्स इसमें यूज़ किए हैं, सादा वाला और जो मैंने सब्जियों के साथ बनाया है। 4 सलामी के पीसेस मैंने इस पे लगाए हैं, साथ ही फ्रेश खीरे और प्याज को भी मैंने इसमें डाल दिया है, जो सैंडविचेस को रिफ्रेशिंग और लाइट बनाते हैं। अब यहाँ पर इस पे मैंने फ्लेवर को एनहांस करने के लिए चिली सॉस डाला है। दूसरे स्लाइस के साथ इसको कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ बटर। बटर लगाकर जब आप इसे टोस्ट करेंगे तो ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा और ऊपर से क्रिस्पी बन जाएगा, जिसको खाकर मज़ा आ जाए। इसको टोस्ट करने के लिए मैंने एक ग्रिल पैन लिया है। आप लोग सादे पैन में भी इसे तैयार कर सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाला है। अब बटर डालने के बाद अब इस सैंडविच को इसमें टोस्ट करेंगे। सैंडविच को मैंने पैन में डाल दिया है और गैस का फ्लेम लो मीडियम की तरफ रखेंगे ताकि ये इसकी हर साइड गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए। 2 मिनट के लिए मैंने एक साइड को टोस्ट किया है। जब ब्रेड और बटर स्लोली फ्लेम पर टोस्ट होते हैं तो उसका टेक्सचर एकदम क्रंची हो जाता है और टेस्ट डबल हो जाता है। यहाँ पे हमारा मज़ेदार सैंडविच बिल्कुल रेडी हो चुका है। ब्रेड के एजेस आप लोग देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी और गोल्डन हो रहे हैं और अंदर की फिलिंग, जूसी सलामी, क्रंची प्याज और फ्रेश खीरा परफेक्टली वार्म होकर और भी ज़्यादा डिलीशियस बना रहा है। तो चलें इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये एक सिंपल ट्रिक है जो नॉर्मल सैंडविच को एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बना देती है, जिसे देखते ही खाने का दिल चाह जाए। सुपर टेस्टी लाहौरी चने बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चने लिए थे। आप देखें मार्केट में 2 तरह के चने अवेलेबल होते हैं, एक छोटे साइज़ के जो देसी चने कहलाते हैं और एक बड़े साइज़ के जिसके हम पुलाव वगैरह तैयार करते हैं। तो मैंने छोटे साइज़ के चनों का इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद पूरी रात के लिए पानी में भिगो दिया था। भिगोते वक्त मैंने इसमें 1 टीस्पून मीठा सोडा भी शामिल किया था। चनों का पानी सुबह में मैंने फेंक दिया था जिसमें हमने इसको भिगो कर रखा था और मज़ीद 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह वॉश करने के बाद प्रेशर कुकर में इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगाकर पका लिया था। पकाते वक्त मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक का भी शामिल किया था। चने यहाँ पर देखें बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। ये सारी डिटेल्स आपको बताने का मकसद ये है कि इस रेसिपी में चनों का अच्छी तरह से गलना बेहद ज़रूरी है। ज़्यादा ओवर कुक भी ना करिएगा, ये ना हो कि रेसिपी में चने बिल्कुल घुल जाएं। बॉयल चनों में से 1 कप चने मैंने इसमें से उठा लिए हैं और चनों को बॉयल करते वक्त जो इसका पानी था वो भी मैंने 1 कप ले लिया है। अब इसको आपने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है और इसका एक पेस्ट सा बनाकर तैयार कर लेना है ब्लेंडर में डालकर। आगे रेसिपी में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब चनों को पका लेते हैं, जिसके लिए 1 कप मैं ले रही हूँ कुकिंग ऑयल। देखिए चने जब हम बनाते हैं ना तो इसमें कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अगर आप कम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपकी चॉइस है, मगर उससे चनों में तरी नहीं आएगी। अब यहाँ पर कुछ खड़े गरम मसाले ले रही हूँ, जिसमें 1 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 6 अदद लौंगे हैं, 1 बड़ी काली इलायची है, 2 से 3 दालचीनी की स्टिक हैं और 1 बादियान का फूल है। ये हम इसमें फ्राई कर देंगे। अब इन खड़े गरम मसालों को ऑयल में आपने जलाना नहीं है, ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। ऑयल का टेम्परेचर जब नॉर्मल गर्म हो तो आपने इसको ऑयल में डालना है। थोड़ा सा आपने इनको 30 सेकंड्स के लिए फ्राई करना है ताकि इसकी जो खुशबू, इसका एरोमा होता है वो इसके अंदर आ जाए। अब यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आपने ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करना है।
और इन तमाम चीज़ों को फ्राई करते वक्त आपने चूल्हे का फ्लेम मीडियम रखना है। अब 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने ब्लेंडर में डालकर इसका पेस्ट बना लिया था, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बारीक चॉप हुई हुई प्याज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मगर पेस्ट ऐड करेंगे तो इससे स्मूथ ग्रेवी बनेगी। अब प्याज को ऑयल में डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि इसमें एक हीक होती है, कच्चापन होता है जिसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। प्याज का कलर चेंज होने में 4 से 5 मिनट लगेंगे। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा तो अब यहाँ पर मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 1 टीस्पून है। ध्यान रखिएगा, नमक हमने चनों को बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था। 1 टेबल स्पून इसमें कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी, जिसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा 1 टीस्पून शामिल करूँगी इसमें ज़ीरा पाउडर। 1 टेबल स्पून भरकर इसमें खुश्क धनिया पाउडर भी इस्तेमाल करूँगी। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और अब इन तमाम मसालों को आपने बहुत अच्छी तरह से पकाना है ताकि इसकी हीट ख़त्म हो जाए। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम रखना है, तो जब तक मसाले में से ऑयल सेपरेट ना हो जाए आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो जैसे ही देखिए हमारे मसाले थोड़े से भुनना शुरू हो जाएंगे तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही। दही ऐड करते वक्त चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दिएगा और साथ ही आपने इसको मुस्तकिल चलाना है ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। दही 1 कप था जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसमें ऐड किया है। अब दही को भी इसमें शामिल करने के बाद आपने इसकी भी अच्छी तरह से भुनाई करनी है अनटिल के ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, मसाला और दही दोनों ही बहुत अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो चुके हैं। अच्छा, इस काम को करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इससे मसालों की हीट भी ख़त्म हो जाती है, दूसरा इसका कलर चेंज हो जाता है जिससे आपकी रेसिपी का कलर बहुत अच्छा आता है। देखें, कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिसको आप लोग अगर फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप तो इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब जो चने बॉईल कर रखे थे इस स्टेज पे आपने सारे के सारे इसमें ऐड कर देने हैं। अब चनों को भी आपने मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह से पकाना है। 4 से 5 मिनट तक आपने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। ऐसा करने से ये होगा कि जो भी हमने स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं वो चने के हर दाने पर अच्छी तरह से कोट हो जाएंगे। इसके हर बाइट में आपको मसालों का मज़ा आएगा और साथ में टेंडर जूसी चनों का कॉम्बिनेशन, जो कि आपको और आपकी पूरी फैमिली को सरप्राइज कर देगा। ये लजीज चने आप घर में बहुत ही आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो कि आपको लाहौर की गलियों का मज़ा दिला देगी। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो और ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर देखें, चनों की मैंने भुनाई बहुत अच्छी तरह से कर ली है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, इट मीन्स के मसाले हैं और चने हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें ऐड करूँगी मैं वो पेस्ट जिसको मैंने ऑलरेडी ब्लेंड कर रख लिया है। ये वही पेस्ट है जिसमें मैंने चनों और उसके पानी को ब्लेंड किया है और ये पेस्ट ऐड करने से बिलीव मी इसका टेक्सचर ही चेंज हो जाएगा। 4 से 5 हरी मिर्चें थी छोटी वाली जो कि तीखी होती हैं, वो मैंने इसका पेस्ट बनाकर इसमें ऐड करी हैं, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे देखें ऑयल इसमें से बिल्कुल गायब हुआ है, मगर आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि हमने 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया था, जो मैंने आपको बताया था कि इस रेसिपी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उस ऑयल को हमें वापस लेकर आना है। 2 ग्लास पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और ये वही चनों का पानी है जिसको मैंने बॉईल करते वक्त उठा लिया था, तो यही पानी आपने इसमें ऐड करना है, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब आपने इसको दम वाली आंच पर रखना है तकरीबन 12 से 14 मिनट के लिए, जिससे इसके ऊपर तरी भी आ जाएगी और ये सब चीज़ें आपस में बहुत अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएंगी। 12 से 14 मिनट के बाद आप देखिएगा कि चनों का टेक्सचर कितना ज़बरदस्त हो जाएगा। तो यहाँ टाइम कंप्लीट हो चुका है, कवर हटाया है और आप देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त टेक्सचर हमारा ग्रेवी का हो चुका है। अच्छा, इसको आपने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही चने ठंडे होंगे तो ये ऑटोमेटिकली थिक हो जाएंगे, यानी इसकी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। अच्छी खुशबू के लिए 1/4 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ और शामिल कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून क्रश की हुई काली मिर्चें। ध्यान रखिएगा, काली मिर्चों का पाउडर ऐड नहीं करना, आपने क्रश करके ऐड करना है, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। क्योंकि काली मिर्च के चने हैं और हमने इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल बहुत कम क्वांटिटी में किया है, हमने सिर्फ कुटी मिर्चों को ऐड किया है। 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद कवर करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको और पका लेंगे। और अब आप माशाल्लाह से यहाँ पर इन चनों की लुक चेक करें। बिलीव मी, ये लाहौरी चने इतने टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं कि इस रेसिपी को ट्राई और खाने के बाद आप और आपकी पूरी फैमिली इसके फ़ैन हो जाएंगे। 2 से 3 हरी मिर्चें अच्छी खुशबू और जायके के लिए इसमें मैंने ऐड करी हैं।
अब खूबसूरत से बाउल में मज़ेदार से इन लाहौरी चनों को हम सर्व कर लेते हैं। अच्छा, स्ट्रीट स्टाइल जो लाहौरी चने मिलते हैं उसमें उबले हुए अंडों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद अंडों को बॉईल करने के बाद इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसका मसाला हम अंडों के ऊपर भी डाल देंगे और लीजिए जनाब, फिर तैयार है हमारे सुपर टेस्टी और सुपर हेल्दी लाहौरी चने की रेसिपी, जिसको हमने घर में बनाया है बहुत ही आसानी के साथ। तो मज़ेदार सॉफ्ट क्रिस्पी आलू के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 4 कप आटा। ये वही नॉर्मल आटा है जिससे आप घर में रोटी पकाते हैं। इसमें 1 टीस्पून मैंने नमक डाला है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप आटा यूज़ नहीं करना चाहते तो फाइन आटा या मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें मैंने 1 कप पानी डाला है। पानी उतना ही डालना है जितनी ज़रूरत हो। एक साथ सारा पानी ऐड नहीं करेंगे। आटे को बस ऐसे गूंदना है जैसे हम घर में आटा गूंदते हैं नॉर्मली। ये ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। एक स्मूथ और फ्लेक्सिबल डो को गूंदना बहुत ज़रूरी है, जो पराठा बेलते वक्त ना ही फटे और तवे पर अच्छे से फूले। हाथों को अच्छी तरह मसल कर डो को सेट करना ज़रूरी है ताकि अंदर तक सॉफ्टनेस आए और पराठा बने बिल्कुल परफेक्ट। डो को मैंने गूंद लिया है, 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून घी ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, मगर घी ऐड करेंगे तो इससे डो और भी ज़्यादा सॉफ्ट और पराठे बनेंगे बिल्कुल क्रिस्पी, बटरी और फ्लेवरफुल। घी न सिर्फ टेक्सचर को बेहतरीन बनाता है बल्कि टेस्ट को भी डबल कर देता है। अब हाथों से अच्छी तरह से गूंद रही हूँ ताकि लेयर में सॉफ्टनेस और रिचनेस भर जाए। यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी तरह से आप इसकी डो गूंदेंगे इतने ही बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। डो को गूंद लिया है और अब इसकी ऊपर वाली सरफेस पर हल्का सा घी लगा रही हूँ ताकि ये ड्राई ना हो और रेस्ट के बाद और भी ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाए। घी की लेयर से डो में एक नेचुरल शाइन भी आ जाती है जो पराठे को और भी ज़्यादा टेम्पटिंग बनाती है। अब इसे कवर करेंगे और कवर करके आधे घंटे का रेस्ट देंगे। आधे घंटे के लिए इसको आपने किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ना है। जब तक डो को रेस्ट दिया हुआ है बाकी की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए लिए हैं मैंने यहाँ पर 14 से 15 दाने लहसुन के। छोटा लहसुन है, 14 से 15 लिए हैं। अगर बड़े लहसुन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 8 से 10 काफ़ी हैं। एक छोटे साइज का टमाटर है। इसके अलावा हाफ टी स्पून नमक है और 1 टीस्पून है कुटी लाल मिर्चें। आधा कप पानी डालकर इसको आपने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है और मज़ेदार लहसुन की चटनी तैयार है। तीखी, चटपटी और इतनी फ्लेवरफुल कि हर बाइट के साथ टेस्ट का लेवल डबल हो जाएगा। ये चटनी आलू के पराठे के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। अब मज़ेदार इमली की चटनी भी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए आधा कप पुदीना लिया है, 1 कप है हरा धनिया। इसके अलावा 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चें ली हैं। नमक आप हस्बे जायका डालिएगा। आधा कप इमली का पल्प है जिसकी गुठलियाँ निकाल दी हैं। 3 अदद हैं बड़ी वाली हरी मिर्चें और 8 से 10 लहसुन की जवें हैं। इसमें भी आधा कप पानी मिलाकर इसको ब्लेंड कर लेना है और परफेक्ट इमली की चटनी तैयार हो चुकी है। तो चले हम मज़ेदार आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिए थे मैंने आधा किलो आलू। इसको मैंने बॉईल कर लिया है। आलू को कम्प्लीटली बॉईल करना है, इसके बाद कम्प्लीटली ठंडा करना है। आलू गर्म नहीं होने चाहिए। अब इन बॉईल हुए हुए आलूओं को मैं फाइन ग्रेट कर रही हूँ ताकि स्टफिंग बिल्कुल स्मूथ और लम्प फ्री तैयार हो। जब आलू अच्छी तरह से ग्रेट होते हैं तो मसाले हर जगह इवनली मिक्स होते हैं और पराठा बेलते वक्त स्टफिंग बिल्कुल बारीक और सॉफ्ट लगती है। ये स्टेप छोटा ज़रूर है लेकिन इससे पराठे का टेक्सचर बहुत ही बेहतरीन बन जाता है और पराठे फटते नहीं हैं। तो सारे आलूओं को मैंने इसी तरह से ग्रेट कर लिया था। तो चलिए अब इसमें कुछ खुशबूदार मसाले डाल लेते हैं, जिसके लिए 3/4 टीस्पून डाल रही हूँ मैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 2 टीस्पून इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया ऐड करूँगी। अच्छा, धनिया और जीरा जो मैंने इसमें ऐड किया है दोनों को भून लिया है, इससे फ्लेवर अच्छा आता है। हाफ टी स्पून इसमें मैंने घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला डाला है और 1 टीस्पून है भुना कुटा जीरा। इसके अलावा अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। इसको स्पाइसी टच देने के लिए 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ और मिर्चों की क्वांटिटी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें, जितनी खाना आप पसंद करें। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर डाला है और 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें भी ऐड करूँगी। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और ये हरी मिर्चें तीखी वाली हैं, आप लोग चाहें तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसके अलावा फ्रेश हरा धनिया है जिसको बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया है, ये 3/4 कप है। एक छोटे साइज की प्याज को बारीक चॉप करके इसमें ऐड किया है। प्याज मैंने छोटे साइज की यूज़ की है ताकि आलू की स्टफिंग में पानी ना आए। अब हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ ताकि सब कुछ इवनली कंबाइन हो जाए, स्टफिंग हो जाए सॉफ्ट, स्पाइसी और बिल्कुल स्मूथ।
जो पराठे में इजीली स्प्रेड हो जाए और बेलते वक्त ना ही ये बाहर निकले। अब इस स्टफिंग को इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर रही हूँ। हाथों से स्मूथ बॉल्स बना रही हूँ ताकि हर पराठे में स्टफिंग की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट हो, ना ज़्यादा और ना कम। इस तरह स्टफिंग बेलते वक्त हर जगह इवनली स्प्रेड होती है और पराठा ना ही फटता है और ना ही अनइवन लगता है। आटे को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। आटा देखें बिल्कुल सॉफ्ट है। मजीद 1 से 1.5 मिनट इसको गूंद लेंगे। दोबारा गूंदने से आटे का टेक्सचर और भी ज़्यादा परफेक्ट और स्मूथ हो जाता है। ये स्टेप पराठे की सॉफ्टनेस और फूलने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप फील कर सकते हैं कि डो पहले से ज़्यादा नरम और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल पराठा बेलने के लिए रेडी। अब इस डो में से मैंने एक मीडियम साइज का पोर्शन लिया है। हाथों से इसकी गोल गोल बॉल्स बना रही हूँ, जो ना ज़्यादा बड़ी हो ना ही बहुत छोटी, बिल्कुल बैलेंस साइज की। इस तरह सब पराठे एक जैसे लगेंगे और फ्राई होने के बाद प्रेजेंटेशन भी बहुत खूबसूरत लगेगी। काउंटर टॉप पर मैंने ड्राई मैदा डस्ट कर लिया है। अब इस डो बॉल को हाथों से हल्का सा प्रेस कर रही हूँ। इसको कटोरी जैसा शेप दे रही हूँ ताकि स्टफिंग अच्छी तरह से भर जाए। कोशिश कर रही हूँ कि साइड्स पतली रहें और बीच में से हिस्सा थोड़ा सा मोटा रहे ताकि स्टफिंग अंदर से फिट हो जाए। इसके सेंटर में मैंने स्टफिंग रख दी है और अब इस डो को केयरफुली ऊपर से रोटेट कर रही हूँ। चारों तरफ से किनारियों को उठाकर सेंटर में लेकर आ रही हूँ ताकि स्टफिंग अच्छी तरह से अंदर बंद हो जाए। अब हल्के हाथों से प्रेस भी कर रही हूँ, इसे सिक्योर कर रही हूँ ताकि स्टफिंग बिल्कुल अंदर से लॉक हो जाए और बेलते वक्त बाहर ना निकले। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर स्टफिंग अंदर प्रॉपर सील नहीं होती तो पराठा बेलते वक्त फट सकता है। और अगर ये तरीका आपको मुश्किल लगता है तो ये दूसरा तरीका है स्टफिंग भरने का, जिसमें मैंने पहले पेड़े को थोड़ा सा बेल लिया है, फ्लैट कर लिया है, राउंड शेप दे दिया है। अब इसके बीच में मैंने स्टफिंग रखी है और चारों तरफ से इस डो को उठाकर फोल्ड कर रही हूँ ताकि स्टफिंग अंदर से बंद हो जाए। इसकी मैंने एक पोटली सी बना ली है। इस तरह स्टफिंग इवनली स्प्रेड होती है, पराठा बेलते वक्त ना फटता है और ना ही स्टफिंग बाहर आती है। जो एक्सेस पोर्शन है आटे का, इसको हम इसमें से निकाल देंगे और प्रॉपर सील कर देंगे। ये मेथड बिगनर्स के लिए बहुत ही ईजी और फुल प्रूफ है। अब पेड़े को मैंने काउंटर टॉप पर रखा है और इसके ऊपर डाला है मैंने ड्राई मैदा और हाथों से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। इस तरह प्रेस करने से इसमें जो स्टफिंग है वो इवनली स्प्रेड होती है और पराठा फटता नहीं है। कोशिश करें कि इस पे बेलन कम से कम चलाएं। जितना कम बेलन चलेगा उतना ही आपका पराठा फटने से महफूज रहेगा। तो पराठे को हाथ से फैला लिया है। अब थोड़ा सा इसको बेलन की हेल्प से मैं फ्लैट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना, हल्के हाथ से इसको बेलना है ताकि पराठा ना फटे। इसकी थिकनेस मैं आपको चेक करा देती हूँ कि मीडियम थिकनेस रखनी है, ना बहुत मोटी और ना ही पतली। अब इस परफेक्टली स्टफ पराठे को मैं गरम तवे पे डाल रही हूँ। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तवे का टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए। बहुत तेज़ गरम या हल्के गरम तवे पे आपने पराठे को नहीं डालना। और तवे पे डालने के बाद 15 से 20 सेकंड तक एक ही साइड को आपने सेकना है। पराठे को मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि नीचे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी बने। एक साइड को 15 से 20 सेकंड हो चुके हैं, बबल्स आ रहे हैं, तो बस अब इसे फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड को भी 15 से 20 सेकंड के लिए सेक लेंगे। कोशिश करें कि इस पे घी पहले से ना लगाएं, पहले पराठे को प्रॉपर सेक लें। तो जैसे ही पराठा दोनों तरफ से थोड़ा सा कुक हो जाए, अब इस पे डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून घी का, ताकि बने गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी। ब्रश की हेल्प से इसकी ऊपर वाली सरफेस पे भी मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूँ। तो जैसे घी लगता है पराठा ऊपर से फूलना शुरू कर देता है। लेयर्स एक एक करके ऊपर उठ रही हैं और खुशबू से भूख लगने लग गई। ये वो मोमेंट है जब समझ आता है कि पराठा परफेक्ट बन रहा है, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी। बस इसकी साइड को चेंज करें और दोनों साइड को प्रॉपर सेक लें और गैस का फ्लेम मीडियम रखना है ताकि पराठा अंदर तक कुक हो जाए और कच्चा बिल्कुल भी ना रहे। इसके किनारों को प्रेस करते हुए सेकेंगे ताकि किनारे भी कच्चे ना रहें और प्रॉपर सेक जाएं। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। पराठा परफेक्टली सिक चुका है। अब बाकी के पराठों को भी इसी तरह तैयार कर लेंगे कि मीडियम गरम तवे पर आपने पराठे को डालना है, 15 से 20 सेकंड एक साइड को सेकना है। फिर जब दोनों तरफ से साइड्स थोड़ी सी कुक हो जाए उसके बाद आपने इसमें घी लगाना है। इसकी ऊपर वाली सरफेस पर भी घी का ब्रश करना है और फिर उसके बाद प्रेस करते हुए इस पराठे को सेक लेना है। हर पराठा फूलेगा, ये मेरी गारंटी है। मेरी बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे जैसा आपको वीडियो में नजर आ रहा है। तो ये गरम गरम फूले फूले सॉफ्ट क्रिस्पी आलू के पराठे बनाना आपके बाएं हाथ का काम है।
अब यहाँ पर एक खूबसूरत से प्लेटर में मैं मज़ेदार गरम गरम पराठों को रख रही हूँ, जिसमें है लहसुन की चटनी, मज़ेदार इमली की चटनी और साथ में है दही। इन गरम गरम क्रिस्पी पराठों को एंजॉय करें आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और आप लोगों ने कैसे पराठे बनाए। अब यहाँ पर एक पराठा मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए, पराठा बिल्कुल परफेक्टली कुक है, सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी है। और जब मैं इसको तोड़ूंगी तो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी स्टफिंग पराठे के कोने कोने में फैली हुई है, बिल्कुल इवनली। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सुपर क्रिस्पी और सुपर इजी अंडा पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा। मैंने मेजरिंग कप का यूज़ किया है। आप लोग चाहें तो घर में जो चाय पीने वाला कप होता है उससे इसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। इससे मैंने हाफ टी स्पून डाला है नमक का, और 2 टेबल स्पून इसमें मैं घी के ऐड कर रही हूँ। घी डालने से पराठे बहुत ही खस्ता और मुलायम बनकर तैयार होंगे। अब नमक और घी को अंडे में अच्छी तरह से शामिल कर देंगे ताकि घी मैदे के कोने कोने में एब्जॉर्ब हो जाए। जब ये पराठा सिकेगा तो अंदर से सुपर मॉइस्ट होगा और ऊपर से सुपर क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। अब मैं इस आटे को गूंद रही हूँ, जिसके लिए लिया है मैंने नीम गर्म पानी। इससे पराठा बिल्कुल सॉफ्ट बनता है और सिकते वक्त अंदर से बिल्कुल पफी रहता है। नीम गर्म पानी से गूंदने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आटे में ना ज़्यादा टाइटनेस आती है और ना ही ये चिपकता है। एकदम स्मूथ और परफेक्ट टेक्सचर मिलता है। आटा गूंदने के बाद इसे थोड़ा सा रेस्ट देना ज़रूरी होता है ताकि इसमें ग्लूटेन जो होता है वो रिलैक्स हो जाए और पराठा और भी ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लेकी बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर पेशेंस से काम करना ज़रूरी है। आटा मैंने गूंद लिया है। अब इसके ऊपर की सरफेस ड्राई ना हो तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूँ ताकि ये सुपर सॉफ्ट हो जाए। घी लगाने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट का इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट देने के लिए इसको कवर कर देते हैं कपड़े से ताकि इसको एयर ना लगे, और इसको किचन काउंटर टॉप पर ही छोड़ देते हैं। 20 मिनट हो चुके हैं। आटा यहाँ पर अच्छी तरह से सेट हो चुका है, तो मज़ीद 1 मिनट के लिए इसको गूंद लेंगे। दोबारा गूंदने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि डो बिल्कुल स्मूथ और इलास्टिक हो जाती है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी से ही तो आटा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और पराठा बेलते वक्त बिल्कुल फटता नहीं है। एकदम परफेक्ट टेक्सचर मिलता है। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो अब मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। मैंने मीडियम साइज़ के पेड़े रखे हैं। आपने जितना बड़ा पराठा बनाना है उतना ही साइज़ आप पेड़ों का रख सकते हैं। तो 2 कप मैदे में मैं 4 पराठे बनाकर तैयार कर रही हूँ। इसका मैंने एक पेड़ा बनाकर तैयार कर लिया है, सेम उसी तरह से जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं। बाकी के पेड़ों को भी इसी तरह से बनाकर रेडी कर लेना है। अब किचन के काउंटर टॉप पे मैंने थोड़ा सा ड्राई मैदा डस्ट कर दिया है, और मैं अब एक पेड़ा लेकर इसको यहाँ पर बेल लूँगी। अच्छा, पहले हाथ से इसको फ्लैट कर लेंगे और फिर रोलिंग पिन की हेल्प से इसको बेल लेंगे। इसको आपने इतना पतला बेलना है, शेप मैटर नहीं करता। अगर शेप आड़ा टेढ़ा हो जाए तो कोई मसले की बात नहीं है, बाद में हम इसे सेट कर सकते हैं। इसकी एक बिल्कुल पतली सी रोटी बनाकर तैयार करनी है। तो देखिए, एक पतली सी रोटी मैंने बेल ली है और अब इसके पर मैं घी लगा रही हूँ। आप लोग चाहें तो कुकिंग ऑयल भी इसमें लगा सकते हैं। ये स्टेप पराठे को देता है वो फ्लेकी और क्रिस्पी टेक्सचर जो हर लेयर में विजिबल होता है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ड्राई मैदा भी डस्ट कर रही हूँ ताकि बेलते वक्त लेयर्स और भी ज़्यादा अच्छी तरह से सेपरेट हो जाएं। ये छोटी सी ट्रिक पराठे को बनाती है बिल्कुल मार्केट स्टाइल, जो बाहर से क्रिस्पी होता है और अंदर से सॉफ्ट और हर बाइट में बटरी मज़ा देता है। अब इसे एक कॉर्नर से मैं रोल कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता टाइट रोल बनाना है ताकि लेयर्स अंदर से अच्छी तरह से सेट हो जाएं। ये स्टेप पराठे को देता है वो खूबसूरत मल्टी लेयर टेक्सचर जो सिकते वक्त बिल्कुल फूल जाता है। जितना इवनली आप इसे रोल करेंगे उतनी ही अच्छी तरह से हर लेयर क्रिस्पी और फ्लेकी निकलेगी। रोल होने के बाद इसे थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि शेप सेट हो जाए। अब मैं इस रोल डो को दोबारा बेल रही हूँ। इससे अंदर की सारी लेयर्स अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाती हैं और पराठे का टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट बनता है। अब इस पर दोबारा से थोड़ा सा घी लगा लूंगी। थोड़ा ड्राई मैदा भी इसके ऊपर डस्ट कर लूंगी। ये सीक्रेट स्टेप पराठे को देता है वो क्रिस्पी और फ्लेकी लुक जो सिकते वक्त खुद ही खुल जाती है। आप देख सकते हैं कि लेयर्स कितनी ब्यूटीफुली फॉर्म हो रही हैं। यही बनाता है अंडे पराठे को बहुत स्पेशल। अब इसको रोल करते हुए आगे लेते आएंगे और इसका जो कॉर्नर है इसको इस तरह से आपने दोनों साइड पे फैलाकर इसको प्रेस कर देना है ताकि इसके एजेस बिल्कुल सिक्योर हो जाएं और पराठा बेलते वक्त खुले नहीं।
प्रेस करने से पराठा सिकते वक्त इवनली फूलता है और हर लेयर बिल्कुल अलग अलग और क्रिस्पी बनती है। इसको कवर करेंगे। इसी तरह से मैंने चारों पेड़ों को तैयार कर लिया था। 15 से 20 मिनट का इसको रेस्ट देना है ताकि पराठों का टेक्सचर बिल्कुल अच्छा हो जाए। तो जब तक हम अपने ऑमलेट की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए ले रही हूँ मैं 4 अदद अंडे। मैं 4 पराठे बना रही हूँ, उसके हिसाब से मैंने 4 अंडे लिए हैं। आपको जितनी नीड हो आप उतने अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है और 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ। नमक और मिर्च की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग रख सकते हैं। हाफ टी स्पून ही इसमें मैंने पिसी काली मिर्चों का पाउडर डाला है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून मैं इसमें बारीक चॉप हुई हुई प्याज शामिल कर रही हूँ। मुट्ठी भरकर इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। 2 से 3 हरी मिर्चों को बारीक चॉप करके ऐड किया है। अगर बच्चों के लिए आप ये रेसिपी बना रहे हैं तो कुटी लाल मिर्चों को आप लोग स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, बीट कर लेंगे अनटिल कि ये जो भी सब्जियां मसाले डाले हैं ये सब अंडे के साथ वेल कंबाइन ना हो जाए और अंडा बिल्कुल फ्लफी ना बन जाए। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से फिट चुका है। यहाँ पर पेड़ों को रेस्ट दिए हुए 15 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। अगेन मैंने काउंटर पर ड्राई मैदा डस्ट किया है और अब रोलिंग पिन की हेल्प से मैं इसको बेल लूंगी। स्लोली आपने इसको बेलना है ताकि शेप बिल्कुल राउंड और इवन आए। इस स्टेज पे बेलते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है कि पराठा ना ज्यादा मोटा हो और ना ही ज्यादा पतला। देखिए कितना स्मूथ और परफेक्टली राउंड हो गया है। यही बेस तैयार हो गई है हमारे क्रिस्पी और फ्लेवरफुल अंडे पराठे के लिए। अब मैं इस पराठे को गरम तवे पे डाल रही हूँ। मैं नॉन स्टिक तवे का यूज कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो लोहे के तवे पे भी इसे बना सकते हैं। तवे को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। पराठा डालने के बाद गैस का फ्लेम लो कर देंगे ताकि पराठा अंदर तक सिक जाए और कच्चा बिल्कुल भी ना रहे। एक साइड इसकी जब पक जाएगी तो ये ऊपर से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है, इसको पलट देना है। और अब जो अंडे वाला मिक्सर बनाकर रखा था वो 2 से 3 टेबल स्पून इसके ऊपर डालने हैं। ज़्यादा अंडा आपने नहीं डालना। और अंडा डालकर अच्छी तरह से इसको पूरे पराठे के ऊपर इवनली फैला देंगे ताकि हर बाइट में अंडे का टेस्ट आए। अब मैं पराठे को केयरफुली पलट दूंगी। देखिए नीचे वाली साइड कितनी खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इस साइड पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे। आप लोग चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि दोनों साइड इक्वली क्रिस्पी और फ्लेवरफुल बन जाए। थोड़ा सा घी मैंने नीचे वाली साइड पर भी लगा दिया है। घी लगते ही पराठा वो इरेस्टिबल खुशबू देता है जो पूरे किचन के माहौल को बदल देती है। 1 से 1.5 मिनट के लिए अंडे वाली साइड भी गोल्डन हो जाएगी। अब बिल्कुल होटल जैसा अंडा पराठा तैयार हो जाएगा। इसको आपने थोड़ा थोड़ा सा घुमाते रहना है ताकि सब तरफ से इवनली सिक जाए और गैस का फ्लेम लो रखना है ताकि अंडा सिक भी जाए और कच्चा बिल्कुल भी ना रहे और ये जले भी नहीं। अब इसकी दोबारा से साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी 1 से 1.5 मिनट के लिए सेक लेंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ रहा है। ये वो परफेक्ट स्टेज है जब पराठा बाहर से क्रिस्पी हो जाता है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। थोड़ी सी देर में ये पराठा रेडी हो जाएगा और बिल्कुल होटल जैसा अंडा पराठा दोनों तरफ से परफेक्टली कुक हो जाएगा। तो इसी तरह से उलटते पलटते दोनों साइडों को हल्की आंच पे सेक लेना है ताकि ये पराठा ऊपर से क्रिस्पी रहे और अंदर से बिल्कुल भी कच्चा ना रहे। अब सारे ही अंडे पराठों को सेम इसी तरह से सेकते हुए रेडी कर लेना है। देखिए कितने खूबसूरत गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी लग रहे हैं। हर पराठे के ऊपर अंडा परफेक्टली सेट हुआ है और लेयर्स एकदम सॉफ्ट और फ्लेकी निकली हैं। खुशबू इतनी जबरदस्त है कि मुंह में पानी आ जाए। इसको एंजॉय करें आप केचप के साथ या हरे धनिया पुदीने के रायते के साथ, खाकर मजा आ जाएगा। ये पराठे सुबह के नाश्ते के लिए परफेक्ट चॉइस है। अगर आटा गुंदा हुआ हो तो 5 मिनट में आप बहुत आसानी के साथ होटल जैसा अंडा पराठा घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये एग सैंडविच बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में मैंने डाले हैं 3 अंडे और अंडों को मैंने अलग अलग तोड़कर इसमें ऐड किया है ताकि इसमें से कोई अंडा खराब ना हो। यहाँ पर मेरे पास कुछ सब्जियां हैं जिसमें एक मीडियम साइज का टमाटर है जिसके बीज निकालकर बारीक बारीक चॉप कर लिया है। एक मीडियम साइज की प्याज को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है और 2 अदद हरी मिर्चें हैं जो कि कम तीखी वाली हैं। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अमूमन ये तीनों सब्जियां ही हर घर में मौजूद होती हैं। इसके अलावा आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इस ऑमलेट में ऐड कर सकते हैं। सब्जियों को इसमें ऐड करेंगे मगर सारी सब्जियां नहीं डालनी। ये पहला तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बाकी की सब्जियों को दूसरे तरीके में ऐड करेंगे। 3 अंडों के हिसाब से हस्ब जायका इसमें नमक ऐड करेंगे। इसके अलावा हाफ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड किया है। आप लोग चाहें तो कुटी लाल मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और अगर आप बच्चों के लिए सैंडविच को बना रहे हैं तो मिर्चों को आप स्किप कर सकते हैं या इनकी क्वांटिटी को अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि अंडे यहाँ पर फिट जाएं और फ्लफी हो जाएं। अब एक फ्राई पैन में मैंने डाला है 1 टीस्पून बटर। बटर को पूरे पैन पर इस तरह से फैला देंगे ताकि पैन ग्रीस हो जाए। अब यहाँ मैंने लिए हैं 2 वाइट ब्रेड के स्लाइस। वाइट ब्रेड के स्लाइस को लो फ्लेम पे मैं अच्छी तरह से इस पे सेकूंगी ताकि ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं और इनका कलर भी लाइट गोल्डन हो जाए। आपने इसे लो मीडियम फ्लेम पर टोस्ट करना है ताकि ब्रेड जले नहीं और बटर का फ्लेवर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। ये छोटा सा स्टेप सिंपल सैंडविच को बहुत टेस्टी बना देता है। एक साइड यहाँ पर लाइट गोल्डन हो चुकी है। अगेन 1 टीस्पून बटर डाला है और दूसरी साइड को भी मैं इसी तरह से ही टोस्ट कर लूँगी। सैंडविच का मज़ा सिर्फ फिलिंग नहीं बल्कि एक परफेक्ट टोस्टेड ब्रेड से ही डबल हो जाता है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब यहाँ पर सैंडविच को इसमें से निकाल लेंगे क्योंकि दोनों साइड्स पे बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अगेन उसी पैन में मैंने डाला है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल क्योंकि अब मुझे यहाँ पर ऑमलेट फ्राई करना है। ऑमलेट को फ्राई करने की ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है ताकि ये ऑमलेट पैन पर ना चिपके। ऑयल को अच्छी तरह से पूरे पैन पर फैला देंगे और अब इसमें ऑमलेट डालेंगे और इसके बाद आपने गैस का फ्लेम लो मीडियम की तरफ रखना है। पूरे ऑमलेट को पूरे पैन पर अच्छी तरह से फैला देंगे और अब इसके ऊपर रखेंगे वही ब्रेड के स्लाइस जिनको अभी टोस्ट कर रखा था और अब इसकी साइड चेंज कर देंगे ताकि ब्रेड अच्छी तरह से एग का फ्लेवर एब्जॉर्ब कर ले। इससे सैंडविच सिर्फ ऊपर से ही नहीं बल्कि हर बाइट में सॉफ्ट, जूसी और टेस्टी बनकर तैयार होगा। ये ऑमलेट लो मीडियम फ्लेम पर पक रहा है और मैं इसको हल्के हाथ से प्रेस भी कर रही हूँ ताकि ऑमलेट और ब्रेड अच्छी तरह से स्टिक हो जाएं और हर बाइट में एग का टेस्ट आए। जब एक साइड इसकी कुक हो जाएगी तो इसको फ्लिप करेंगे और दूसरी साइड को भी प्रेस कर अच्छी तरह से कुक कर लेंगे ताकि कच्चा ना रहे। इसके ऊपर मैंने रखे हैं 2 चीज़ के स्लाइस। ये ऑप्शनल स्टेप है, चीज़ है तो ऐड कर दें, अदरवाइज से आप स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये ऑमलेट दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक चुका है तो मैं इसकी साइड्स को फोल्ड कर रही हूँ ताकि एग ब्रेड के साइज में परफेक्टली सेट हो जाए और हर बाइट में ऑमलेट और ब्रेड का बैलेंस आए। इस तरह फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी और सैंडविच खाने में बहुत ईजी रहेगा। ये छोटा सा स्टेप सैंडविच को नीट और प्रोफेशनल लुक देता है। इसकी साइड को चेंज कर मैंने दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह से सेक लिया है और अभी सिंपल सा एक सैंडविच बन रहा है एकदम परफेक्ट शेप और कैफे स्टाइल फिनिशिंग के साथ। ये यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये पहला मेथड था, अब दूसरा मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसके लिए अगेन उसी बाउल में मैंने डाले हैं 2 अंडे। जो सब्जियां चॉप कर रखी थी, जो बच गई थी, वो सारी की सारी आपने इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देनी है। अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ जो कि तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून है। हस्बे जायका इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा और यहाँ पर मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि आगे जाकर इसको एक चटपटा सा ट्विस्ट देंगे। अच्छी तरह से अंडों को फेंट लेंगे ताकि यहाँ पर बिल्कुल फ्लफी हो जाएं। अब इस एग सैंडविच को बनाने के लिए अगेन मैंने 2 वाइट ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। आप चाहें यहाँ पर तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ बटर। बटर से जब ब्रेड टोस्ट होती है तो बाहर से हल्की सी क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहती है और इसका फ्लेवर भी बहुत ही इनहेंस हो जाता है। ये बटरी टोस्ट ही सैंडविच को परफेक्ट कैफे स्टाइल टेस्ट और टेक्सचर देता है। दोनों साइड पे मैंने हल्का हल्का सा इसके बटर लगाया है। ज़्यादा बटर का आपने इस्तेमाल नहीं करना, बस इतना कि हर बाइट में बटरी टेस्ट आए और सैंडविच हैवी भी न लगे। कभी कभी एक छोटा सा बटर का टच सिंपल सैंडविच को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का बना देता है। अगेन एक पैन में अब इस बटर लगे हुए स्लाइस को मैं टोस्ट कर रही हूँ और इस वक्त गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम की तरफ रखना है। जब एक साइड यहाँ पर टोस्ट हो जाएगी, एक अच्छा खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी क्रिस्पी गोल्डन हो जाने तक ही टोस्ट करेंगे। हल्का हल्का सा इसको प्रेस भी करते रहेंगे। परफेक्ट टोस्टेड ब्रेड ही सैंडविच की जान होती है क्योंकि हर बाइट में क्रंच और सॉफ्टनेस का बैलेंस आता है। यहाँ दोनों स्लाइस टोस्ट हो चुके हैं तो बस अब इनको पैन से निकालेंगे और निकाल कर आपने इनको एक प्लेट में रखना है। अब एक छोटा पैन लिया है मैंने और इसमें डाला है तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। ऑयल को अच्छी तरह से पूरे पैन पर फैला देंगे ताकि जब अंडे का मिक्सर इस पर डालें तो ये मिक्सर ना चिपके। मैंने नॉन स्टिक पैन का यूज़ किया है क्योंकि इसमें ईजी हो जाता है ऑमलेट को बनाना। अंडे का मिक्सर पैन पर डालकर अच्छी तरह से इसको फैला देंगे और इस वक्त गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम रखना है। एक साइड जब यहाँ पर प्रॉपर कुक हो जाएगी तो मैं यहाँ पर अगेन इसके कॉर्नर्स को फोल्ड कर रही हूँ ताकि ये ब्रेड स्लाइस के साइज के बराबर सेट हो जाए। इस तरह ऑमलेट सैंडविच के अंदर परफेक्टली फिट रहेगा। हर बाइट में एग का फ्लेवर इवनली मिलेगा। फोल्ड करने से फिलिंग बाहर नहीं निकलेगी और सैंडविच की शेप बहुत ही नीट बनेगी। एक साइड इसकी पक चुकी है। अब जो साइड फोल्ड करी थी, यहाँ पर स्पून स्पैचुला की हेल्प से केयरफुली आपने इसको फ्लिप करना है और दूसरी साइड को भी यहाँ पर प्रॉपर कुक कर लेना है जब तक कि इस पे इस तरह का लाइट खूबसूरत गोल्डन कलर नहीं आ जाता। दूसरी साइड को भी एक अच्छा खूबसूरत गोल्डन कलर आ जाने तक पकाएंगे।
साथ साथ प्रेस भी करते जाएंगे। यहाँ पर ये कुक हो चुका है, तो बस अब इसको निकालना है आपने और एक प्लेट में रख लेना है। जो ब्रेड के स्लाइस टोस्ट कर कर रखे थे, इन स्लाइस के ऊपर मैंने चिली गार्लिक सॉस और ग्रीन चिली सॉस लगाई है। ये दोनों सॉसेस सैंडविच में एक ज़बरदस्त स्पाइसी और टैंगी फ्लेवर ऐड करते हैं और एग का टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कोई भी सॉस इसमें लगा सकते हैं, केचप हो या मेयोनीज, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। अब इस ब्रेड के स्लाइस के ऊपर मैंने ऑमलेट रख दिया है और अब इसके ऊपर चीज़ स्लाइस ऐड कर रही हूँ, जो कि ऑप्शनल स्टेप है। गरम गरम ऑमलेट के साथ ये चीज़ मेल्ट होकर एग के साथ बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस फ्लेवर क्रिएट करेगी। इसको कवर कर देंगे दूसरे ब्रेड के स्लाइस से और लीजिए जनाब, हमारा दूसरा एग सैंडविच भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमारे दोनों एग सैंडविच बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए ब्रेड कितनी परफेक्टली टोस्टेड है और अंदर एग और चीज़ का फिलिंग कॉम्बिनेशन कितना टेम्पटिंग लग रहा है। अब इसे सर्व करें। ये क्विक ब्रेकफास्ट, बच्चों के लंच बॉक्स, इवनिंग स्नैक या जब भी जल्दी में भूख हो और कुछ टेस्टी बनाना हो तो उसके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।